सुन लो भाई एवरीवन हियर। तो कहानी ये है कि हमारे थ्योरम का नाम क्या है? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, चलो। तो कल मैंने आपसे कहा था एवरीवन कि देखो भाई, इस एंगल को एबीसी को ध्यान से देखना है एवरीवन, है ना। इसको कहते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल और इसको कहते हैं, वेरी गुड, ओके, इसको कहते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल और इसको कहते हैं इंटरसेप्टेड। सिमिलरली यहां पे आ जाओ, ये कौन है और ये कौन है? अब इधर आ जाओ, ये कौन है और ये कौन है? सही है, ओके एवरीवन हियर। ठीक है, चलो सुनो। तो भैया आगे की कहानी, हमसे कहा गया था इस थ्योरम में, इस थ्योरम का नाम क्या है एवरीवन? और हमसे कहा गया था इस थ्योरम में कि भैया हमेशा आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है इस आर्क का हाफ होगा, है ना। हमको ये प्रूव करना है कि ये एंगल जो है आर्क का हमेशा हाफ होगा। ठीक है, फाइन एवरीवन। सेम चीज यहाँ पे भी देख लो भैया, ये आपका एंगल है और ये आपका आर्क है, ये एंगल उस आर्क का हाफ है, यानी इंस्क्राइब्ड एंगल इंटरसेप्टेड आर्क का हमेशा। अब इसमें 3 केस हमने लिए थे, याद है ना। 3 केस क्या था? पहले केस में सेंटर लाइज ऑन द एंगल, दूसरे केस में सेंटर लाइज इनसाइड द एंगल और तीसरे केस में सेंटर लाइज, है ना। देखो पहला केस देख लो, फिर एक बार बता रहा हूं। पहला केस जो है उसमें सेंटर एंगल पे, सेकेंड वाले केस में सेंटर एंगल के अंदर है ना। और तीसरे केस में एंगल हमारा ये है, सेंटर हमारा बाहर है ना। तो ऑन द सर्कल, इन द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, बराबर। ऑन द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, लेकिन हर केस में यही प्रूव करना है। मेजर एंगल CAC इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क BX। ठीक है, तो आपने कल ये बनाया भी था, है ना। चलो एवरीवन, आज इसके आगे की कहानी समझते हैं। देखो भाई एवरीवन हियर, सबसे पहला केस, केस 1 क्या लिखा है? सेंटर इज ऑन द एंगल, है ना, ऑन द एंगल, इनसाइड द एंगल, आउटसाइड द एंगल, यही चीज सुने थे ना हमने। तो केस 1, पहला केस क्या है? सेंटर इज ऑन द एंगल। ओके, देख के भी बता देता, फिर एक बार दिखा देता हूं आपको एवरीवन कि भैया हमारा जो सेंटर है वो ऑन द एंगल है ना। चलो भाई अब इधर आ जाओ ध्यान। तो अगर ऐसा है तो एक काम करेंगे, क्या करेंगे सर? सुनो, लिखा क्या लिखा, देखो लिखा है पहले केस में जॉइन C2O, क्या लिखा है? मतलब सर देखो, कहीं तो यहां पे डायग्राम में ना C दिखेगा और कहीं तो यहां पे डायग्राम में O दिखेगा। देखो ये आपका C है और ये आपका, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। देखो ये डॉटेड डॉटेड लाइन है ना, और मैं हमेशा कहता हूं डॉटेड लाइंस क्या है? वो जो हमने बनाया है ना। डॉटेड लाइन जो है जो हमने बनाया, यानी वो क्या है? कंस्ट्रक्शन। सही है, ओके। चलो भाई, सो लिखा है जॉइन C2O, लेकिन जैसे ही हमने ज्वाइन कर दिया, अब जरा ध्यान से इस ट्रायंगल को देखना। ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल OAC। अब बड़े ध्यान से देखना इसको। इस ट्रायंगल की खास बात ये है कि भैया इस ट्रायंगल में ध्यान से देखना, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और है ना, इसका मतलब हमारे ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल हो गए। इधर हूं मैं, हाँ, इस ट्रायंगल के, और अगर किसी भी ट्रायंगल के, तो उसको एक नाम से बुलाया जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा हमने, क्या लिखा भैया? क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो हमारा ट्रायंगल क्या बन गया? यस। और हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक और एक खास बात सुनो भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक और एक खास बात ये होती है
कि भैया अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और अगर ये इसके इक्वल साइड है तो उसके ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। कभी भी याद रखना, कभी भी याद रखना, तुमको समझाता हूँ। यहाँ पे मान लो ये आपका ट्रायंगल है और आपसे कहा गया ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है ना तो इस साइड के सामने वाला एंगल यानी ये और इस साइड के सामने वाला एंगल यानी ये दोनों भी, है ना, ये प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। उसके दो साइड से इक्वल होते हैं और साथ ही साथ उसके दो, सुना आपने, दो साइड्स भी इक्वल होते हैं और साथ ही साथ दो एंगल भी। बाहर देखोगे मैं बाहर कर दूंगा, ठीक है। हियर हियर, चलो भाई हियर। इसलिए यहां पे लिखा है एंगल ओ ए सी और एंगल ओ सी ए दोनों चेक करो। ओ ए सी यानी ये वाला एंगल और ओ सी ए यानी, और दोनों इक्वल है। और अगर दोनों इक्वल है तो दोनों को एक ही नाम दे देंगे। जैसे कि दोनों को हमने क्या नाम दिया, पी। देखा एवरीवन, क्योंकि दोनों इक्वल है ना तो दोनों को हमने एक नाम दे दिया। और एक नाम क्या दिया हमने, ठीक है। चलो अभी ना एक स्पेशल नाम यहाँ पे लिखा गया, सब लोग ये नाम जोर से पढ़ेंगे और इस नाम को जरा अच्छे से याद कर लो एकदम। स्पेलिंग वेलिंग ये वो सब अच्छे से याद कर लो। ठीक है, चलो सुनो अभी ध्यान से। क्या कहता है ये थ्योरम है एवरीवन, सुनो अच्छे से। ये थ्योरम क्या कहता है मालूम है एवरीवन, सुनो। अगर ये आपका ट्रायंगल है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर ये आपका ट्रायंगल है तो ये जो बाहर वाला एंगल है ना उसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। वेरी गुड। बाहर वाले एंगल को क्या बोला जाता है, देखो जो ट्रायंगल के अंदर होता है ना वो इंटीरियर। सिंपल इंग्लिश, अंदर को है और बाहर को। भैया हमारे घर में भी है ना कभी कभी काम होता है ना, लोग है ना अपने घरों में अंदर, घर के अंदर काम कराते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर। लोग बोलते हैं ना हमारे घर में इंटीरियर चालू है। इंटीरियर चालू का मतलब क्या है, बाहर गार्डन बना रहे, हाँ, घर के अंदर काम चालू है भाई, है ना। तो याद रखना है एवरीवन, अंदर को और बाहर को। अच्छा अभी एक और स्पेशल चीज ध्यान से सुनना। तो अभी मैंने कहा अंदर को इंटीरियर कहते, बाहर को। अब एक और खास बात सुनना, अगर ये एक्सटीरियर है, क्या है, ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है और ये भी, है ना, एंगल ए भी इंटीरियर है, सी भी इंटीरियर और एंगल ओ भी इंटीरियर। लेकिन एक खास बात, ये जो एंगल ओ है ना वो एक्सटीरियर के जस्ट बाजू में है ना, और बाकी दो जो है ना, खड़े रहो, हाँ, बाकी जो दो है ना ये दोनों दूर है। सुना आपने एवरीवन, ये बंदा बाजू में है, बाकी दोनों भी इंटीरियर है लेकिन दूर है। तो सुनो सुनो, इसीलिए ना, इसीलिए ये जो नजदीक वाले बंदे हैं ना इनको कहा जाता है एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। और ये दूर वाले लोग हैं ना इनको नाम दिया जाता है, इसको और इसको, इनको नाम दिया जाता है रिमोट इंटीरियर एंगल। सुना आपने एवरीवन, नजदीक वाले को क्या बोलते हैं, बोलो, और दूर वाले को क्या बोलते हैं, ठीक है। वैसे हमारे थ्योरम का नाम क्या है एवरीवन, एक साथ बोलो ना। हाँ, कोई पहले खत्म कर रहा कोई बाद में, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक साथ शुरू होना चाहिए, एक साथ खत्म होना चाहिए। क्यों ऐसा नाम दिया गया मालूम, सुनो। ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम कहता है, पहली बात तो इस थ्योरम में इस बंदे का कोई काम ही नहीं है, इसका काम नहीं है,
इस बंदे इस थियरम में एक तो इसका काम है, कौन है ये? वेरी गुड, कौन है ये? और फिर इन दोनों का काम है, ये दोनों कौन है? हाँ सुनो, ये थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम कहता है कि अगर ये एंगल मान लो 50 डिग्री है, ये बात को ध्यान से सुनो, ये एंगल कितना है? तो अगर आपने इन दोनों को प्लस किया ना, इसको, वेरी गुड, आपका एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री है। आपने दो रिमोट इंटीरियर एंगल लिया, उसका भी आंसर दिया है। यही कहता है रिमोट इंटीरियर। अब जो मैंने आपको बात समझाई, जरा ध्यान से देखो, ये लाइन देखो और ये डायग्राम देखो। जरा मुझे बताओ, जो मैंने बोला एकदम साइलेंटली, लेट योर माउथ्स बी शट एंड लेट योर माइंड्स डू ऑल द टॉकिंग। जो मैंने आपको समझाया, क्या इस लाइन में वही लिखा है क्या? देखो, ये बंदा BOC, ध्यान से देखना, BOC किधर है? सर BOC तो ये है और यही तो हमारा एक्सटीरियर एंगल है ना? तो मैंने कहा था एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा इसको, दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल के प्लस को। तो मुझे जरा ध्यान से देख के बताओ, क्या ये दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल है क्या? OAC ढूंढो। मिला कहाँ है सर OAC? ये वाला OAC। दूसरा कौन है भाई? बोलो ना, ये किधर है सर? भैया ये इधर है, ये वाला। एक ये वाला एंगल है, दूसरा ये वाला एंगल है, और ये दोनों का नाम क्या बताया था मैंने? तो मैंने आपसे यही तो कहा था कि रिमोट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ द टू रिमोट। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं सर इसको? बात समझ में आई एवरीवन? रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम की कहानी को याद रखना, ठीक है? ओके, चलो भाई एवरीबॉडी हियर। अब मेरी एक बात सुनो, तो ये जो बंदा है ना OAC, इसको हमने क्या लिया था? P। ये जो बंदा है ना OC है, इसको भी हमने क्या लिया था? P। भैया P प्लस P क्या हो जाएगा? ओ, इसका मतलब मेजर एंगल BOC इज इक्वल टू क्या हो गया? 2P, है ना? ओके, अच्छा, अगर ऐसी बात है, एक सेकेंड भाई, जरा ध्यान से देखना एवरीवन। हमने लिखा एंगल BOC इज इक्वल टू 2P, लेकिन फिर P को हटा के हमने क्या लिखा? BAC। सर ये कैसे लिख दिया? देखो भाई, डायग्राम देखो ध्यान से एवरीवन। अगर आपको याद है, आपने P किसको नाम दिया था? OAC को। तो OAC कौन है? OAC, यही वाला एंगल है ना? अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो यहाँ पे कौन आता है? तो आप ही सोचो, क्या मैं OAC को O हटा के यस क्या लिख सकते हैं? बस तो वही कर दिया हमने भैया। यहाँ P के बदले P इज इक्वल टू क्या था? OAC। हमको यहाँ पे मिला था भैया कि ये इज इक्वल टू 2P है, हमने P को हटा के OAC लिखना था, बट OAC के बदले हमने क्या लिख दिया? क्योंकि एंगल तो वही है ना। तो इसका मतलब हमको क्या मिला? हमको मिला क्या? मेजर एंगल BOC इज इक्वल टू 2 इंटू मेजर एंगल BAC। फिर से बोलो सब लोग, मेजर एंगल। अच्छा, अभी सिर्फ इन्हीं दोनों को देखना। अब मुझे बताओ, सोचो ये सब नहीं है, फोकस करो, हाँ सोचो थोड़ी देर के लिए कि ये सब है ही नहीं। तो भैया अगर हमने ये 2 को उठा के इधर लाया, तो वो 2 वहां मल्टीप्लाई में इधर आके, ओ यही मिलना चाहिए। मतलब मेजर एंगल BAC इक्वल टू 1/2, सही है ना? वहां 2 मल्टीप्लाई में इधर आके 1/2 मेजर एंगल BOC। भैया यहां तक पहुंच गए। मेजर एंगल BAC इज इक्वल टू 1/2 इंटू मेजर एंगल BOC। सही है? ओके, तो भैया एक बार रिपीट करते हैं, अभी तक हमने क्या किया?
तो सबसे पहले हमने क्या किया भैया, इन दोनों को ज्वाइन किया था। देख लो भैया डायग्राम देख लो, हमने पहले सी और ओ को ज्वाइन किया था। ओके, जैसे हमने ज्वाइन किया तो हमको मालूम पड़ा कि इस ट्रायंगल में ये दोनों, अगर ये दोनों इक्वल है तो ट्रायंगल हमारा क्या हो गया। फिर मैंने आपसे कहा था किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड तो इक्वल होते ही है, लेकिन साथ साथ में तो ऑपोजिट एंगल भी। तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल, इसलिए हमने इसको नाम दिया पी। देखो यहाँ लिखा है लेट, मतलब हमने नाम दिया है ना। तो हमने उसको नाम दिया पी। सर पी देना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं, आपका जो दिल करता वो नाम दे देना। ओके हियर। अब हमने फिर ये वाला थ्योरम यूज किया, नाम और स्पेलिंग बराबर याद रखना और मीनिंग भी। और ये थ्योरम क्या कहता है भैया, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर एंगल। तो यूज किया हमने। अब भैया ये कितना है सर? पी। ये भी कितना है सर? पी। तो पी प्लस पी कितना हो गया? 2p। अब पी को हम लोग लिख सकते OAC। क्या लिख सकते? बस हमने ओ को हटा के क्या लिख दिया, तो हमको मिला मेजर एंगल BOC इक्वल टू 2 मेजर एंगल BAC। अब यहाँ पे जो 2 है मल्टीप्लाई में उसको यहाँ खींच लिए तो किस में आ गया? डिवाइड में। तो हमको मिला मेजर एंगल BAC इक्वल टू हाफ। यहां तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज एवरीवन जरा इसको ध्यान से देखना। लिखा है एंगल BOC और इज इक्वल टू मेजर आर्क BXC। पहले ढूंढते ये लोग है किधर। BOC किधर है सर? ये देखो, ये आपका BOC सबको दिखा। अच्छा, BXC आर्क किधर है? ये है आपका BXC। कुछ याद आ रहा है? हाँ, हमने पढ़ा था सेंट्रल एंगल। क्या पढ़ा था भैया? तो क्या पढ़ा था हमने सेंट्रल एंगल के बारे में? हाँ, सेंट्रल एंगल और सामने वाला दोनों। वेरी गुड। यानी ये जो हमारा सेंट्रल एंगल है, नाम क्या है? BOC। और सामने वाला आर्क जिसका नाम है BXC, दोनों आपस में इक्वल है। बस तो भैया यही कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ये देखो भाई, जो आपने बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई एंगल BOC और आर्क BXC दोनों आपस में। हाँ, इसको क्या लिखेंगे भैया? सब बोलो। अच्छा, लेकिन एक चीज नोटिस करो, थोड़ी देर पहले आपने ये बोला था मेजर एंगल BAC इक्वल टू हाफ मेजर एंगल BOC, है ना। थोड़ी देर पहले आपने ये बोला था, लेकिन भैया अभी मालूम पड़ा कि आपका ये जो BOC है ना भैया, ये अपने आप में इसको इक्वल है, इसको इक्वल है। इसका मतलब हम यहां से इस बंदे को हटा के हम इस बंदे को, और अगर हमने लिख दिया तो हमको ये मिलेगा मेजर एंगल BAC इज इक्वल टू हाफ। बस काम हो गया। यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था और हमने कर दिया। सही है एवरीवन? ओके, तो क्या क्या चीजें यूज हुई भाई इसको प्रूव करने में? एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जरा ध्यान देना एवरीवन। तो सबसे पहले एवरीवन हमने क्या किया था एवरीवन? इन दोनों को ओके जैसे ज्वाइन किया तो हमको मिला एक ट्रायंगल जो कि क्या है। अब क्योंकि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है इसीलिए इसके दो साइड, और क्योंकि इसके दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक और खास बात होती है उसके, हाँ, वो दोनों साइड के जो दो ऑपोजिट एंगल है ना वो भी, हाँ, हमने उसको इक्वल लिख दिया। इतना ही नहीं, हमने उसको नाम दे दिया और फिर हमने यूज किया, जैसे ये थ्योरम यूज किया हमको मिला ये वाला स्टेप, क्योंकि रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम कहता है कि एक्सटीरियर मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू रिमोट इंटीरियर एंगल। ये बंदा कौन है? पी है। ये बंदा कौन है? पी है। सर कैसे मालूम पड़ा? अरे इधर लिखा था भैया आपने P प्लस P 2P। अब P कौन है? ये है। तो हम यहां लिख सकते थे OAC, हमने थोड़ा नाम चेंज करके क्या लिख दिया, आप चाहो तो यहाँ रीजन लिख सकते हो क्या?
बी डैश ओ डैश सी जो भी, या तो सेम एंगल विद डिफरेंट नेम, सेम एंगल विद डिफरेंट नेम, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो भाई, फिर हमने इसको देखा, जब हमने इसको देखा तो हमको समझ में आया 2 वहां पे मल्टीप्लाई में इधर खींच लो, बस तो भैया ये मिल गया हमको। जैसे हम लोग यहाँ पे पूछे तो हमने देखा यार यहाँ पर एंगल बीओसी है, तो हमने जब डायग्राम में देखा हमको पता चला बीओसी सेंट्रल एंगल है और ये उसके सामने का आर्क है, और रूल के हिसाब से ये दोनों, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अच्छा, तो हमने देखा यार यहाँ पे बीओसी है, लेकिन अभी पता चला बीओसी किसको इक्वल है? बोलो ना, मेजर ऑफ आर्क। तो मतलब इसको उठा के अब यहां डाल देंगे, सही है, तो हमको मिलेगा मेजर एंगल बी ए सी इक्वल टू, यही तो प्रूव करना है। तो अच्छी बात यह है कि हमको प्रूफ मिल गया, लेकिन दुख की बात यह है कि अभी सिर्फ एक ही केस हुआ है, बाकी नहीं है भैया, एक ही केस हुआ है ना, 2 केस, ठीक है। अभी दूसरे केस पे जाएंगे, ठीक है, फाइन एवरीवन हियर। अब दूसरे केस पे जाने से पहले, द सेंटर इज इन द, चलो भैया सेकंड डायग्राम देख लो भैया, सेकंड डायग्राम देखो, सेंटर दिख रहा है, वहां पे एंगल के अंदर है ना, ये हमारा एंगल है और हमारा सेंटर उस एंगल के, सही है। चलो सुनो ध्यान से, अभी इस केस में क्या करेंगे ध्यान देना एवरीवन हियर। केस 2, सबसे पहले इधर देखो, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा लिखा है इन दिस केस लेट डी बी द अदर एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ड्रॉन थ्रू ए। क्या बोल रहा है यार ये सर, समझाता हूं, यहां पे देखना, इस डायग्राम में ये एंगल था और सेंटर था ओ, ये डॉटेड लाइन दिख रही है, वो हमने बनाया। जब वो डॉटेड लाइन बनाया तो आप नोटिस करोगे वो डॉटेड लाइन ओ से शुरू हुआ, वो ए से, ओ से पास हुआ और कहां तक गया, है ना। और आपको तो पता ही है कि ये जो ओ ए है ना, ये रेडियस है, ये, लेकिन ये पूरा क्या है, डायमीटर, और हर डायमीटर में ना इसको और इसको कहते हैं एंड पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? अभी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, एंड पॉइंट क्यों बोलते हैं? अरे पॉइंट एंड में है, पॉइंट एंड में, इसलिए उसको क्या बोलेंगे भैया, एंड पॉइंट्स, सही है। ओके एवरीवन हियर, ठीक है। चलो सुनो अभी ध्यान से, तो यहाँ पे क्या कहा गया मालूम, यहाँ पे कहा गया है भैया एक काम करो, ओके, इन दिस केस लेट डी बी द अदर एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ड्रॉन थ्रू ए, यानी ए से एक डायमीटर बनाओ, ए से एक डायमीटर बनाओ, जो हमने बनाया, ए से हमने बनाया एक डायमीटर, और जब ये डायमीटर वहां पहुंचे तो उस एंड को क्या नाम दे देना, डी। ये इसका मतलब, बात समझ में आई? ए से एक डायमीटर बनाओ, अब जब बोल दिया डायमीटर बनाओ तो समझ जाना भैया, ए को, ए से जो डायमीटर बनेगा बाय डिफॉल्ट वो ओ को पास करके जाएगा, क्योंकि अगर उसने ओ को पास नहीं किया तो फिर नहीं, रेडियस तो नहीं बनेगा लेकिन डायमीटर नहीं बन पाएगा, बराबर है। इसलिए उसे ओ को पास करना जरूरी है, ओ से पास करते हुए जब वहां पहुंचेगा ना, उस एंड को क्या नाम दे देना, डी, ठीक है। चलो भाई आगे की कहानी, एवरीवन हियर सुनो, अब देखो भाई क्या करना है, ओके। लेट आर्क सी एम डी बी द वन इंटरसेप्टेड बाय एंगल सी ए डी एंड आर्क बी एंड डी बी द वन इंटरसेप्टेड बाय एंगल डी ए बी। ओके, क्या बोलना चाह रहा है सर, ये देखो इधर देखो, चलो ध्यान से, यहां पे एक आर्क है सी एम डी, ध्यान से देखना, सी एम डी, है ना। जरा ध्यान से देखना, इस सी एम डी को इस एंगल ने कट किया है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये इंस्क्राइब्ड एंगल है और ये इंटरसेप्टेड आर्क है? फटाफट बोलो यार,
ये हमारा और ये हमारा, सेम कहानी इधर, ये हमारा और ये हमारा। तो यार वही चीज को लिखा है उसने भैया, सी ए डी इंस्क्राइब्ड एंगल है और उसका इंटरसेप्टेड आर्क कौन है, सी एम डी। ठीक है, सिमिलरली नीचे की तरफ ये हमारा और ये हमारा, ऊपर की तरफ ये हमारा और ये हमारा। बस उसी चीज को बंदे ने यहां पे लिखा है इस तरीके से। देखो इस तरीके क्या लिखा है भैया, आपका जो एंगल है वो है सी और आर्क कौन सा है बोले, अगली बार लिखा है एंगल कौन है, DAB और आर्क कौन है। अब ये स्टेटमेंट को हम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अभी लिखा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किए थे, थोड़ी देर पहले हमने क्या प्रूव किए थे कि ये जो एंगल है वो हमेशा आर्क का, यानी इंस्क्राइब्ड एंगल इंटरसेप्टेड आर्क का। केस 1 में अभी प्रूव किया ना हमने, एक सेकेंड, इसके इधर 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 है ना इधर। हाँ देखो वही फिर से वही लिखा है, एज प्रूव्ड इन द, यानी अभी अभी हमने प्रूव किया था ऊपर। क्या प्रूव किया था कि भैया इंस्क्राइब्ड एंगल इंटरसेप्टेड आर्क का, बस वही चीज को हम लोग यूज करेंगे। ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है और ये उसका, एक सेकेंड, ओके, ये हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है और ये हमारा, फिर से ये हमारा और ये हमारा। तो इंस्क्राइब्ड एंगल इसका, ये देखो ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है, ये हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है और ये एंगल इस आर्क का। सेम कहानी, ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है, ये हमारा, तो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल इंटरसेप्टेड आर्क का। बस वही चीज यहां पे लिख दी। एंगल CAD इज हाफ मेजर आर्क CMD, एंगल DAB इज हाफ मेजर आर्क BND। और ये सब कहां से मालूम पड़ा, एज प्रूव्ड इन द फर्स्ट सिचुएशन। मतलब कि जैसा हमने पहले सिचुएशन में प्रूव किया, पहले सिचुएशन में हमने क्या प्रूव किया सर, इंस्क्राइब्ड एंगल हमेशा, फिर से बोलो क्या प्रूव किया हमने, इंस्क्राइब्ड एंगल इज इक्वल टू हाफ इंटरसेप्टेड आर्क। बोलो फिर से, ओके चलो भाई एवरीवन हियर। तो यहाँ पे हमको ये मिल गया, यहाँ पे हमको ये मिल गया। बस अभी क्या करेंगे मालूम, बहुत सिंपल, इन दोनों को करेंगे प्लस। देख लो लेफ्ट हैंड साइड को प्लस हुआ है और ये तो हमको ये स्टेप मिला। ओके, अब बहुत सिंपल सी बात, इन दोनों को ध्यान से देखना, CAD प्लस DAB, CAD प्लस, तो ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये चेक करो आपके पास भी है, मैं भी यहाँ पे चेक करवा के देता हूँ आपको। CAD प्लस DAB, ये देखो CAD ये है, DAB ये है, दोनों को प्लस करो तो क्या मिला, BAC, खत्म। ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड की बात। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड में कौन है देख लो जरा, हाफ हाफ तो हमने बाहर निकाल दिया, हाफ हाफ को तो भैया हमने बाहर निकाल, अंदर क्या बचा, आर्क CMD प्लस आर्क इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बोले, आर्क BXC। चेक करते हैं ऐसा है क्या, आर्क CMD, ये देखो ये है आर्क CMD, ये है आर्क BND, और हाँ एक चीज यहाँ पे B है, यहाँ पे X है, यहाँ पे C है, तो इस पूरे आर्क का नाम क्या रहेगा। तो मुझे बताओ क्या ये दो छोटे छोटे आर्क को प्लस करो तो पूरा आर्क मिल रहा है, देखो CMD यहाँ से यहाँ तक, BMD यहाँ से यहाँ तक, दोनों को प्लस करो तो यहाँ से यहाँ तक। अब उसको आप नाम दे सकते हो BXC, यानी इन दोनों को हटा के हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे सर, इन दोनों को हटा के हम लिखेंगे BXC। वैसे यहाँ पे हमने पहले क्या लिख दिया है बोलो ना,
यानी हमको अल्टीमेटली क्या मिला, सब बोलो। एक साथ बोलो। फिर से बोलो। हाँ, क्या हमको यही प्रूव करना था? सही है, ओके भाई। सेकंड केस में हमने क्या किया, फिर एक बार रिपीट करवाता हूं। सबसे पहले केस 2 क्या था, सुन लो एवरीवन हियर। केस 2 क्या था? केस 2 में हमारा जो सेंटर था वो एंगल के, ठीक है, अपने हिसाब से लिखना है, ये सब अपने एंगल में अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अगर आपको याद है, हमने बी से एक डायमीटर बनाया है ना, ओके, या मैं ऐसा बोलूंगा ए से एक डायमीटर बनाया, कहां तक? तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख लो भाई, ड्रॉ डायमीटर फ्रॉम ए टू डी, खत्म। सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं यूज करने का। इतना हो सकता सिंपल लिखो। वो एक लाइन है जो लिखना कंपलसरी है, उसमें बैठ के लोग आपका ग्रामर चेक नहीं करेंगे, आपने फिगर ऑफ स्पीच बराबर मेंटेन किया है क्या, नाउन प्रोनाउन, ये सब कोई नहीं चेक करेगा। एक लाइन है जो आपको लिखना जरूरी है। हाँ ठीक है, आगे। उसके बाद एवरीवन क्या हुआ मालूम, कि आपने ना जो पहले वाला केस था उसका यूज किया। तो पहले वाले केस में हमने ये प्रूव किया था, पढ़े रहो, पहले वाले केस में हमने क्या प्रूव किया था? क्या प्रूव किया था भाई पहले वाले केस में? बाय बाय। पहले वाले केस में हमने ये प्रूव किया था, इंस्क्राइब्ड एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क। जब खड़ा करूं तो बोलना आना चाहिए, चिल्ला के तो सब बोलते हैं, ग्रुप में तो सबकी आवाज होती है ना, क्योंकि ग्रुप में तो सबके आंसर राइट जाते हैं, ये सबके साथ बोलना है। इसको मालूम है कौन राइट बोल रहा है, कौन, है ना। खड़ा करूंगा तो आंसर आना चाहिए भाई आपके पास। एनी हाउ, चलो भाई, उसी आइडिया को हमने यहां पे यूज किया। ये एंगल लिए, इस आर्क का आधा है, सिमिलरली ये वाला एंगल इस आर्क का आधा है। बस यही दो इंपॉर्टेंट लाइन थी, यही दो इंपॉर्टेंट लाइन थी, और ये दोनों को आप डायग्राम में रेफर कर सकते हो, एग्जैक्टली वही मिलेगा जो हमने बताया। और यही दो इंपॉर्टेंट लाइन क्यों थी सर? क्योंकि इसके बाद हमने कुछ नहीं किया, इन दोनों को सिर्फ हमने, बस, और कुछ नहीं किया हमने। तो थोड़ा भी अगर आप समझदार टाइप के मैथमेटिशियन हो तो इसके आगे रॉन्ग नहीं होगा आपका, क्योंकि इन दोनों को प्लस करोगे तो ये एंगल मिलेगा, और यहाँ पे हाफ कॉमन निकाल के प्लस करोगे तो ये एंगल मिलेगा, और इसी के साथ तुम्हारा थ्योरम खत्म हो जाता है, यानी केस 2 खत्म हो गया। सही है, केस 1 भी हो गया और केस 2 भी हो गया, ठीक है।